नमस्कार साथियों। आज अपन नगद बकाया दृष्टिकोण यानी कैम्ब्रिज दृष्टिकोण से संबंधित जो समीकरण अर्थशास्त्र ने प्रस्तुत किया है उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे। इनमें जैसे मार्शल है, पिगू है, रॉबर्टसन है, किन्स, इनके द्वारा जो प्रस्तुत समीकरण है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को लेकर के और कैम्ब्रिज अप्रोच यानी कैम्ब्रिज दृष्टिकोण को लेकर के जो समीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया उन पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन तथा केन्स आदि का यह मानना था कि व्यक्ति अपनी आय का निश्चित भाग अपने पास नगद बकाया के रूप में रखना चाहता है। इसके संबंध में उन्होंने अनेक समीकरण प्रस्तुत किए जो इस प्रकार है, जिसमें पहला समीकरण अपन लेते हैं मार्शल का समीकरण। मार्शल का समीकरण देखिए, मार्शल के मतानुसार देश के लोग मुद्रा के रूप में अपनी वार्षिक मौद्रिक आय का कुछ भाग अथवा अंश संचित रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि मार्शल का यह कहना है कि व्यक्ति है वो अपनी जो आय है, जो धन है, उसका कुछ भाग है वो बचा करके रखता है। यानी कि भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो बचा करके रख सकता है। इसी प्रकार उनकी संपत्ति अथवा धन का कुछ अंश भी मुद्रा के रूप में संचित रखा जाता है। यानी कि आय का कुछ भाग, वो जैसे आय का कुछ भाग बचा के रखता है वैसे ही संपत्ति और धन का कुछ भाग भी बचा करके मुद्रा के रूप में वो संचित रख सकता है। साथ ही लोगों की मुद्रा की कुल मांग मात्रा उनकी वार्षिक मौद्रिक आय एवं उनकी संपत्ति के मूल्य द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात एम इक्वल टू इज ए फंक्शन ऑफ वाई इंटू ए होता है, जहाँ वाई समाज की वार्षिक मौद्रिक आय है, ए कुल परिसंपत्ति का मौद्रिक मूल्य है और एम मुद्रा की कुल मांग मात्रा है। मुद्रा की मांग मात्रा को अतः मुद्रा की मांग मात्रा को आय एवं संपत्ति का स्थिर फलन मानते हुए मार्शल ने इसे निम्नलिखित समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। समीकरण है एम इक्वल टू के वाई प्लस के प्राइम ए। ये मार्शल का समीकरण है। और मार्शल का जो समीकरण है इसमें क्या है कि एम जो है, कैपिटल एम है, ये मुद्रा की मांग मात्रा है, वाई मौद्रिक आय है, के मौद्रिक आय का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने पास नगद के रूप में रखना चाहता है या नगद रूप में रखता है, ए परिसंपत्ति का मूल्य और के प्राइम परिसंपत्ति का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने पास नगद के रूप में रखता है। ये समीकरण दिया हुआ था किसका? मार्शल का। यानी कि एम इक्वल टू के वाई प्लस के प्राइम ए मार्शल का दिया हुआ था। बाद में मार्शल के अनुयायियों ने परिसंपत्ति का जो हिस्सा था, इसमें के प्राइम और ए ये परिसंपत्ति का हिस्सा है, इस परिसंपत्ति के हिस्से को नकार करके समीकरण को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया कि एम इक्वल टू के वाई हो गया। एम इक्वल टू के वाई, जहाँ पर एम मुद्रा की मांग मात्रा है, वाई मौद्रिक आय है, के मौद्रिक आय का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने पास नगद के रूप में रखना चाहता है। अब यदि यहाँ मान लीजिए कि एम इक्वल टू के वाई है, जहाँ वाई इक्वल टू अपन ये माने कि पी इंटू क्यू होता है, वाई इक्वल टू पी इंटू क्यू होता है, यानी कि आय यानी कि वस्तु की कीमत और वस्तु की उसकी मात्रा दोनों के गुणन, दोनों को गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है वह आय के बराबर होगी। अर्थात y इक्वल टू पी इंटू क्यू होती है। अब इस y का मान अगर अपन समीकरण m इक्वल टू के वाई में रख दें, y का मान यहाँ इस समीकरण में रख दें, तो ये समीकरण बढ़ जाता है m इक्वल टू के वाई की जगह p और q। अब यहाँ पर अगर अपन मान लें कि k और q की मात्रा स्थिर रहे तो m और p में सीधा संबंध होगा। और यही मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बताता है कि मुद्रा की मांग और कीमत स्तर में सीधा संबंध पाया जाता है, जो मार्शल ने इस समीकरण में के आधार पर समीकरण के अनुसार
बताया है। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। मार्शल का ये जो समीकरण है, उसके बाद अपन आते हैं पीगू का समीकरण। प्रोफेसर आर्थर सेसिल पीगू का समीकरण। देखिए, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के विषय में पीगू ने ये लिखा है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के फलस्वरूप मूल्यों में हमेशा आनुपातिक वृद्धि होगी, क्योंकि मुद्रा की मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। अब पीगू के अनुसार समीकरण को हम दो रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला समीकरण है कि जो जो पी है, पी को कीमत स्तर के रूप में लेने पर, अर्थात ये मान लीजिए कि एक पहला जो ए भाग है इसका, या इसका दो रूप है, उसका ए भाग है, ए रूप कह दीजिए आप, उसमें तो अपन ने पी को क्या माना है, कीमत स्तर माना है। और दूसरा जो इसका रूप है, उसमें पी को हमने माना है मुद्रा का मूल्य। तो सबसे पहले अपन पी को कीमत स्तर के रूप में मानने पर समीकरण होता है पीगू के अनुसार P इक्वल टू एम अपॉन के आर। P इक्वल टू एम अपॉन के आर, जहाँ P कीमत स्तर का सूचक है, जहाँ P कीमत स्तर का सूचक है, यानी कि P को क्या माना है अपन ने, कीमत स्तर माना है। M क्या है, मुद्रा की मांग मात्रा है, या मुद्रा का कुल स्टॉक मान लीजिए। आर क्या है, कुल वास्तविक आय है, रियल इनकम है, टोटल रियल इनकम है। और के क्या, कुल वास्तविक आय का वह भाग जिसे व्यक्ति नगद बकाया के रूप में अपने पास रखना चाहता है। यानी कि यहाँ पर पीगू का ये जो समीकरण है, यानी कि यहाँ एम इक्वल टू क्या हो जाता है, पी के आर। अगर एम का मान निकालें यहाँ से, यानी कि समीकरण था आपने पी इक्वल टू एम अपॉन के आर, अगर एम का मान निकालेंगे तो के आर पी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अर्थात एम इक्वल टू हो जाएगा के पी के आर। और मार्शल के समीकरण में भी यही था कि एम इक्वल टू के वाई था, और वाई की जगह पर ने लिख दिया था पी इंटू क्यू, अर्थात एम इक्वल टू क्या था, के पी क्यू, और यहाँ है पी के आर। अतः पीगू का यह समीकरण मुद्रा की मांग मात्रा तथा कीमत स्तर में सीधा प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध को दर्शा रहा है, अर्थात जिस अनुपात में मुद्रा की मांग मात्रा में वृद्धि होगी, उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। यानी कि जिस अनुपात में मुद्रा की मांग मात्रा बढ़ती है, यानी कि अगर मुद्रा की मांग मात्रा दुगनी करती जाए तो कीमत स्तर भी दुगना होगा, ये जो इस समीकरण से स्पष्ट होता है। साथ ही पीगू के इस समीकरण में प्रस्तुत पी मार्शल के समीकरण में प्रस्तुत पी के समान है। यानी कि साथ ही पीगू के समीकरण में प्रस्तुत पी मार्शल के समीकरण में प्रस्तुत पी के समान है, यानी कि कीमत स्तर है। ठीक है, अर्थात इनमें जो दोनों यानी कि पी है वो दोनों में समान है। अब इस पीगू का जो दूसरा रूप है समीकरण का, वो अपन लेते हैं पी को अभी माना अपने कीमत स्तर। अब अपन मानते हैं पी को मुद्रा के मूल्य के रूप में लेने पर, मुद्रा का मूल्य मान करके चले पी, तो समीकरण होगा पी इक्वल टू के आर अपॉन एम। समीकरण क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू के आर अपॉन एम, यानी कि एम नीचे आ गया और के आर ऊपर चला गया। जहाँ पर एम मुद्रा की मांग मात्रा है या मुद्रा का कुल स्टॉक, आर वही वास्तविक आय है, के वास्तविक आय का वह भाग जिसे व्यक्ति नगद बकाया के रूप में अपने पास रखना चाहता है, पी मुद्रा का मूल्य है। उसमें क्या था, पी क्या था, कीमत स्थिर था, और यहाँ अपन क्या ले रहे हैं, पी मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति, जो सामान्य कीमत स्तर का विलोम होती है। अतः यहाँ पर मार्शल का जो समीकरण है वो एम इक्वल टू के वाई, अर्थात एम इक्वल टू के पी क्यू होता है, जहाँ पी सामान्य कीमत स्तर है। लेकिन यहाँ पीगू का जो समीकरण है वो होगा एम इक्वल टू के अपॉन वन अपॉन पी इंटू आर। यहाँ पी क्या है, मुद्रा का मूल्य है, और मार्शल का ये कहना है, पीगू का अर्थात पीगू का यह समीकरण
मुद्रा की मांग मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध को दर्शाता है, जिसका यह तात्पर्य है कि मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाए तो मुद्रा की मांग मात्रा आधी हो जाएगी। अर्थात यानी कि मुद्रा की मात्रा दुगनी होने पर मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। ऐसे ही यानी कि मुद्रा का मूल्य आधा होने पर मुद्रा की मांग बढ़कर के दोगुनी हो जाएगी। यह मुद्रा के आयताकार अति प्रबल्य यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह है। अर्थात इसका यह मुद्रा के आयताकार अति प्रबल्य मांग वक्र का समीकरण है। यूँ लिख लीजिए आप, आयताकार अति प्रबल्य मांग वक्र का समीकरण है, जिसका डायग्राम यानी कि यहाँ जो मांग वक्र होगा इसमें वो ऋणात्मक ढाल का होगा, और जिसके नीचे मुद्रा की मात्रा और लंबवत अक्ष पर मुद्रा का मूल्य लेंगे, क्योंकि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। पीगू के इस समीकरण में प्रस्तुत पी मार्शल के समीकरण में प्रस्तुत पी से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि इस डायग्राम में जो दर्शाया गया है वो इसका मतलब ये है कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा 3 गुनी बढ़ा दी जाए तो वो मुद्रा का मूल्य 1/3 हो जाता है। इस प्रकार ये जो समीकरण जिनकी चर्चा की है हमने, एक मार्शल का और पीगू का समीकरण की चर्चा की है। अब इसका जो संशोधित जो समीकरण है, पीगू का संशोधित समीकरण है, उसकी अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे।